हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पिछली कक्षा में हम आपको ये बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण को कांच के एक खोखले गोले में से काटकर बनाया हुआ माना जा सकता है। ठीक, ये कांच का खोखला गोला है, इसमें से हमने कुछ हिस्सा काट लिया। ठीक, कुछ हिस्सा काटने के बाद हमको वो इस तरह से दिखाई देगा। अगर हमने इसकी उभरी हुई साइड पे पॉलिश कर दी तो परावर्तन की क्रिया किधर से होगी? दबे हुए तल से होगी। दर्पण में क्या होता है? दर्पण में एक तरफ से हम पॉलिश कर देते हैं जिससे कि प्रकाश के पारगमन की क्रिया ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि कांच तो क्या कर सकता है? प्रकाश को आर पार निकाल देगा, पारगमित कर देगा। तो पारगमन की क्रिया को रोकने के लिए हमने इसकी एक साइड में पॉलिश कर दी। तो इसका देखिए परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? जिस साइड में पॉलिश नहीं है, इस साइड से परावर्तन की क्रिया होगी, इस पर जो प्रकाश पड़ेगा वो वापस हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका तल दबा हुआ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, वह है अवतल दर्पण। और अगर हम क्या करें, खोखले गोले में से काटकर उसकी भीतरी सतह पर पॉलिश कर देंगे तो परावर्तक पृष्ठ कैसा रहेगा? उभरा हुआ रहेगा। तो हम उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जिस गोले में से हमने काटा है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और जो हमने दर्पण बनाया है उसके परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए द्वारक। द्वारक अगर किसी का अधिक है, इसका मतलब कि उससे परावर्तन की क्रिया के लिए उसके पास अधिक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ किस चीज़ की नापे? कि परावर्तन के लिए कितना क्षेत्र उसके पास उपलब्ध है। तो परावर्तक पृष्ठ की जो व्यास है वो बताता है द्वारक। अगर किसी का द्वारक छोटा है यानी कि उससे परावर्तन की क्रिया के लिए क्षेत्रफल कम मिल रहा है। ठीक है, तो द्वारक क्या है? दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का व्यास। ये परावर्तक पृष्ठ पूरा, इसका व्यास सीधा खड़ा लेंगे तो ये होगा अवतल दर्पण का द्वारक और ये उत्तल दर्पण का द्वारक। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र C और दर्पण का ध्रुव। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो जो रेखा बनती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमने दोनों का एक साथ दिखाया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यह उत्तल दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ, अवतल दर्पण। ठीक है, मुख्य अक्ष तक हो गया। अब हम आपको बताएंगे अभिलंब। अभिलंब बताने से पहले थोड़ा हम समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण के केस में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम आपतन बिंदु O पर तल के लंबवत खींचें लंब, तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितने भी कोण नापे जाएंगे वो हम इसी से नापेंगे, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, हम अभिलंब से ही नापते हैं। तो अब देखिए अगर क्या हो, अगर गोली दर्पण के केस में आपतित किरण आ रही है, ठीक, देखिए इधर ये आपतित किरण गोली दर्पण पर आई, आपतन बिंदु O, तो परावर्तन के नियम से क्या होना चाहिए? जितना आपतन कोण है उतना ही अपवर्तन कोण, उतना ही परावर्तन कोण होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें अवलंब खींचना पड़ेगा। तो अवलंब हम कैसे खींचेंगे? आपतन बिंदु को C से मिलाएंगे। इसके प्रत्येक बिंदु पर जो अभिलंब होगा वह उस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब होगी। ठीक है, समतल दर्पण में क्या होगा? हर अभिलंब अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर बिंदु O पर प्रकाश की किरण आई। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक इसका खींचेंगे अभिलंब। तो अभिलंब खींचने के लिए क्या करेंगे? आपतन बिंदु को C से मिला देंगे। अब परावर्तित किरण किधर जाएगी? अब परावर्तित किरण जितना कोण आई है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए निकलेगी। ठीक, तो अभिलंब जो होता है वो क्या होता है? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, वह अभिलंब कहलाती है। नीचे भी देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण के लिए ये आपतन बिंदु को हमने मिला दिया वक्रता केंद्र से, तो इस बिंदु का ये अभिलंब हो गया। दूसरी आपतित किरण, ठीक,
इसको भी हमने मिला दिया सी से, ये इसके लिए अभिलंब हो गया। ठीक है, तो अभिलंब क्या, अब किसी भी बिंदु पर हमें अभिलंब निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम उस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाएंगे और हमें अभिलंब प्राप्त होगा। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। फोकस क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लें। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, देखिए इधर ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष, सी और पी को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हो रही है। परावर्तन के पश्चात, यहाँ से परावर्तन होगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएंगी, सभी रेखाएं मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएंगी वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। अब ये इसी बिंदु से क्यों जाएंगी, क्योंकि इस बिंदु पर अभिलंब, तो ये हो गया। ठीक है, आपतन बिंदु को सी से मिलाने वाली रेखा आपतन अभिलंब हो गई, तो जितना कोण ये बना है उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित किरण निकलेगी। तो ये कहाँ से होकर जाएगी, एफ से। जिस बिंदु से जा रही है वह बिंदु एफ है। सभी किरणें, जितनी भी किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, वह सभी किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। ये तो है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपतित किरण। अब अभिलंब हम कैसे खींचेंगे, अब इसमें जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे होगा। आपतन बिंदु को हमने वक्रता केंद्र से मिलाया, ये अभिलंब बन गया। ठीक है, अब ये हो गया आपतन कोण। अब परावर्तन कैसे होगा, इस तरीके से होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हों, तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ से जाएगा। और ये इसमें क्या होगा, हमें ऐसे पता चलेगा, क्योंकि परावर्तन तो बाहर ही जाएगा, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की जो किरण है, जो परावर्तित प्रकाश की किरण है, ये बिंदु एफ से होकर निकल रही है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इससे आगे अगले लेक्चर में बताएंगे।